हेलो बच्चों, आज हम ले रहे हैं भारत में सिंचाई। भारत में सिंचाई का मतलब क्या है कि चूंकि भारत जो है गांवों का देश है, लगभग आधी जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है और कृषि क्षेत्र में रोजगार को बढ़ाने के ज्यादा अवसर है। तो यहाँ पर चूंकि बेरोजगारी ज्यादा है तो कृषि क्षेत्र में रोजगार को हम बढ़ा सकते हैं। कृषि क्षेत्र में रोजगार केवल तभी बढ़ सकता है जबकि वहां पर सिंचाई की पर्याप्त सुविधाएं हो। इसलिए भारत जैसे देश में सिंचाई का महत्व तो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो आज हम ले रहे हैं कि भारत में सिंचाई की इसके बारे में पढ़ेंगे कि भारत में सिंचाई का महत्व क्या है। तो भारत में, जैसे कि मैंने बताया कि भारत में सिंचाई का महत्व क्यों है, क्योंकि भारतीय कृषि जो है वो मानसून का जुआ कहा जाता है। यहाँ पर जो वर्षा होती है वो बहुत अनिश्चित होती है और अपर्याप्त होती है। मतलब अनिश्चित होती है और मतलब कभी भी हो जाती है, इसका कोई समय ज्यादा निश्चित नहीं होता। कहीं पर बहुत अधिक हो जाती है, कहीं पर अकाल पड़ जाता है। वर्षा का जो वितरण है वो सभी राज्यों में असमान है। कुछ राज्यों में बहुत ज्यादा वर्षा होती है और जैसे राजस्थान जैसे राज्य वहां पर बहुत कम वर्षा होती है, जिसके कारण अकाल या सूखा पड़ जाता है। तो ऐसी स्थिति का सामना करने के लिए सिंचाई साधन आवश्यक होते हैं। मतलब कहीं पर बहुत ज्यादा हो रही है, कहीं पर बहुत कम हो रही है, असमान वितरण है। तो जहां पर बहुत कम हो रही है, अकाल या सूखा पड़ने की स्थिति होती है, ऐसी स्थिति में इस स्थिति का सामना करने के लिए हमारे लिए सिंचाई साधन आवश्यक हो जाते हैं। पहला है कि देश में अधिकतर वर्षा जो होती है वर्षा ऋतु में होती है। तो अन्य मौसमों में जो फसलों की बुआई की जाती है वो उसके लिए सिंचाई साधन आवश्यक होते हैं। मतलब ज्यादातर वर्षा जो होती है हमारी जून से सितंबर के बीच में हो जाती है। तो उस ऋतु में जो फसल होती है वो तो वर्षा पर निर्भर कर सकती है, लेकिन उसके अलावा जिन ऋतुओं में जिस समय फसलें होती हैं उनको सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसलिए देश में सिंचाई के साधन होना आवश्यक है। बहुत से राज्य भारत में ऐसे हैं जहां पर वर्षा का अभाव है। मतलब यहाँ पर अकाल की संभावना बनी रहती है हमेशा। तो अकाल के भय से मुक्त होने के लिए सिंचाई साधनों का विकास आवश्यक हो जाता है। ये अपने ऊपर लिया कि क्योंकि भारत में वर्षा जो है एक तो अनिश्चित है और एक अपर्याप्त है और एक असमान है। मतलब इसका वितरण जो है विभिन्न राज्यों में अलग अलग है। कुछ राज्यों में बहुत ज्यादा हो जाती है, कुछ राज्यों में बहुत कम होती है। तो जिन राज्यों में वर्षा का अभाव पाया जाता है और वहां पर अकाल की संभावना बनी रहती है, तो इस अकाल के भय से मुक्ति पाने के लिए हमें सिंचाई साधनों की आवश्यकता होती है। इसके अलावा देश में जो जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है उसको खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए, जब देश स्वतंत्र हुआ उस समय हमारे पास खाद्यान्नों का अभाव था और जनसंख्या भूख से मर रही थी। तो उस स्थिति में क्या है, 1960-67 में हरित क्रांति आई, जिसमें देश न केवल आत्मनिर्भर हो गया बल्कि निर्यात भी खाद्यान्न का करने लगा। तो देश की जनसंख्या जो तेजी से बढ़ रही है उसको खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए हमें गहन खेती आवश्यक है। एक होती है विस्तृत खेती और एक होती है गहन खेती। विस्तृत खेती का मतलब है हम भूमि के आकार को बढ़ाकर उस पर खेती करते हैं, और गहन खेती के अंतर्गत हम क्या करते हैं, जो हमारी सीमित भूमि है उसी पर उन्नत किस्म के खाद, बीज, सिंचाई के साधनों का, कृषि उपकरणों का, पौध संरक्षण उपायों को अपनाकर खेती करते हैं। मतलब खेती का जो भूमि का आकार जो है हमारा सीमित है, उसी पर हमें क्या करना है, ज्यादा खेती करनी है। तो या तो हम ज्यादा अच्छी किस्म के खाद डालेंगे, बीज डालेंगे, सिंचाई साधनों का प्रयोग करेंगे, पौध संरक्षण उपायों को अपनाएंगे। तो ऐसी खेती को हम गहन खेती कहते हैं। तो इसके लिए हमें, जब हम गहन खेती को अपनाते हैं, मतलब रासायनिक खाद, कीटनाशक और उन्नत किस्म के बीजों का जब प्रयोग किया जाता है तो उनका प्रयोग केवल तभी लाभदायक है जबकि वहां पर सिंचाई के साधन पर्याप्त मात्रा में है। तो इसलिए सिंचाई के साधनों, गहन खेती करने के लिए भी सिंचाई साधनों की आवश्यकता बहुत अधिक होती है। फिर है कि बहुत सारी भूमि जो है हमारी वो व्यर्थ भूमि है। मतलब बहुत भूमि ऐसी पड़ी है जिन पर कोई खेती नहीं होती है। तो ऐसी भूमि पर खेती करने के लिए भी हमारे पास सिंचाई साधन होने आवश्यक है। यदि सिंचाई के साधन हमारे पास है तो जो कृषि योग्य व्यर्थ भूमि हमारे पास है उस पर हम खेती कर सकते हैं। मतलब उस भूमि को खेती के अंतर्गत लाया जा सकता है। फिर जब सिंचाई कार्य प्रारंभ होते हैं, कोई बांध बनती है, कोई इस तरह की परियोजना, सिंचाई परियोजना बनती है, तो इससे दो तरह से फायदा होता है। एक तो जब उसका निर्माण कार्य होता है तो वहां के लोगों को रोजगार मिलता है। दूसरा, जब वो सिंचाई कार्य पूर्ण हो जाता है तो उस स्थिति में चूंकि कृषि में आय बढ़ती है या कृषि कार्यों में वृद्धि होती है, उसके कारण से रोजगार बढ़ता है। तो सिंचाई कार्यों से ग्रामीण क्षेत्रों में
प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से रोजगार में वृद्धि होती है। फिर जब सिंचाई कार्य किए जाते हैं, सिंचाई योजनाएं शुरू की जाती हैं, तो इससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की आय बढ़ती है और आय बढ़ने के कारण कृषि आय बढ़ जाती है तो सरकार को ज्यादा राजस्व या लगान प्राप्त होता है। फिर जब ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि का उत्पादन बढ़ता है तो उस उत्पादन को मंडी तक लाने के लिए, मतलब खेतों से मंडी तक लाने के लिए यातायात के साधनों में वृद्धि होती है। तो इससे भी एक तरफ रोजगार बढ़ता है और दूसरी तरफ आसानी से कृषि उत्पादन जो है वो शहरों तक चला जाता है। तो इस तरह से ये तो हुआ भारत में सिंचाई का महत्व, कि भारत में सिंचाई के साधन क्यों होने चाहिए, क्यों इतनी आवश्यकता है। अब हम ले रहे हैं भारत में सिंचाई साधनों का विकास। तो भारत में जो सिंचाई के साधन हैं उनका जो वर्गीकरण होता था वो पहले लागत के आधार पर किया जाता था, मतलब कौन सी सिंचाई योजना बड़ी योजना में शामिल होगी, कौन सी मध्यम श्रेणी की होगी और कौन सी छोटी योजना होगी। तो जो भी परियोजना 10 लाख, जिनकी लागत 10 लाख रुपए से कम आती थी, मतलब ऐसी सिंचाई परियोजनाएं जिनके निर्माण में लागत 10 लाख रुपए या से कम आती थी, वो छोटी सिंचाई परियोजनाओं में शामिल होती थी। जिन परियोजनाओं की लागत 10 लाख से 5 करोड़ तक आती थी वो मध्यम श्रेणी की योजनाओं में शामिल होती थी, और जिन योजनाओं, सिंचाई योजनाओं की लागत 5 करोड़ या उससे अधिक हो जाती थी उसको हम बड़ी परियोजनाओं के अंतर्गत शामिल करते थे। तो पहले सिंचाई साधनों का जो वर्गीकरण था वो लागत के आधार पर था, परंतु अप्रैल 1978 से जब सिंचाई नीति लागू हुई तो सिंचाई के साधनों का वर्गीकरण जो है वो एरिया के हिसाब से कर दिया, कृषि क्षेत्र के आधार पर कर दिया। मतलब ऐसे सिंचाई परियोजनाएं जिनमें 2000 हेक्टेयर तक कृषि योग्य कमांड क्षेत्र आता है उनको लघु योजनाओं या छोटी योजनाओं में शामिल किया। मतलब ऐसी सिंचाई परियोजना जिसमें 2000 हेक्टेयर तक कृषि योग्य कमांड क्षेत्र आता है वो छोटी परियोजनाएं या लघु योजनाएं हो गई। जिन परियोजनाओं में 2000 हेक्टेयर से अधिक लेकिन 10,000 हेक्टेयर तक का कृषि क्षेत्र आता है, मतलब ऐसी योजनाएं जिनके अंतर्गत सिंचाई परियोजनाएं जिसमें कृषि योग्य कमांड क्षेत्र 2000 हेक्टेयर से 10,000 हेक्टेयर तक आता है उसको मध्यम श्रेणी में शामिल किया। और जिन सिंचाई परियोजनाओं में 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य क्षेत्र योजनाओं में शामिल होता है उनको हम वृहद परियोजना या बड़ी परियोजना में शामिल करते हैं। तो ये तो हुआ हमारा कि कृषि से संबंधित जो परियोजनाएं हैं उनका वर्गीकरण, सिंचाई साधनों का वर्गीकरण कैसे किया गया। यदि हम लागत के हिसाब से भी कर सकते हैं और जो भूमि उनके अंतर्गत आती है, मतलब कितने एरिया में सिंचाई की जा सकती है उस परियोजना से, उसके आधार पर हमने वर्गीकरण किया। अब आता है भारत में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सिंचाई क्षेत्र। भारत में मुख्य रूप से सिंचाई के जो स्रोत हैं, सबसे पहले तो था कुआं, तालाब, नहर। मतलब पहले कुओं से और तालाबों से बहुत ज्यादा सिंचाई की जाती थी, परंतु धीरे धीरे क्या हो रहा है कि हमारा भूजल का स्तर जो है बहुत नीचे जा रहा है, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा पानी खींचने के कारण भूजल का स्तर धीरे धीरे नीचे जाता जा रहा है और कुएं जो है वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। तो देश में सिंचाई के जो मुख्य स्रोत थे उनमें कुआं था, तालाब और नहर, इनको सम्मिलित किया जाता था। प्रारंभ में देश में ट्यूबवेल जो था वो सिंचाई का बड़ा स्रोत था। सबसे पहले जो थी वो सिंचाई की जाती थी ट्यूबवेल से। उसके जो ट्यूबवेल से जो सिंचाई की जाती थी सबसे ज्यादा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मतलब इन राज्यों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य जो थे उनमें सिंचाई का जो मुख्य साधन था वो था ट्यूबवेल, मतलब कुएं। पंचवर्षीय योजनाओं में इन राज्यों में ट्यूबवेल से सिंचाई का क्षेत्र जो है वो बढ़ता गया। 2005-6 के आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल जो था वो 58.8% जो था वो कुएं और नलकूप से था। मतलब कुएं और नलकूप से 2005 और 6 में 58.8% सिंचाई जो थी वो इनसे होती थी। तालाबों से इसी साल मतलब 2005-6 में तालाबों से जो शुद्ध संचित क्षेत्रफल था वो था 3.3%। और तालाब जो है, जैसे कि कुएं जो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में मुख्य थे, लेकिन तालाब जो थे वो कर्नाटक, हैदराबाद और राजस्थान का कुछ भाग, मतलब पूरे राजस्थान में तालाब नहीं है लेकिन राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पहाड़ी भाग है या मध्य प्रदेश और तमिलनाडु, इनमें तालाबों से सिंचाई होती थी। नहरों से सिंचाई एक मुख्य साधन जो है भारत में सिंचाई का वो नहरें हैं। तो नहरों से जो विशुद्ध सिंचित क्षेत्र था वो 25.9% था 2005-6 में।
इसके अलावा 12.1% भाग जो है अन्य साधनों से सिंचाई की जाती थी। नहरों में भी कुछ ऐसी नहरें थी जो सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत आती थी, कुछ गैर सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत। तो अधिकतम नहरों से जो नहरें जो थी वो सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत थी, मतलब लगभग 25.4% भाग जो है वो सरकारी क्षेत्र का था, और गैर सरकारी नहरें 0.5% थी। वर्तमान में क्या हो रहा है, भारत में सकल कृषिगत क्षेत्रफल का लगभग 19.8 करोड़ हेक्टेयर जो है वो है, मतलब सकल कृषि क्षेत्रफल भारत में कितना है, 19.8 करोड़ हेक्टेयर, जिसका आधे भाग में ही केवल सिंचाई होती है, बाकी भाग जो है अन्य वैसा ही रह जाता है। अब आता है सरकार की सिंचाई नीति। सरकार ने क्या किया, समय समय पर सिंचाई नीति की घोषणा की। तो भारत सरकार की सिंचाई नीति की कुछ मुख्य विशेषताएं अपन लेंगे। वो है, पहला कि सबसे पहले सरकार ने केंद्रीय जल आयोग के तत्वाधान में एक केंद्रीय मॉनिटरिंग संगठन स्थापित किया। इस संगठन का काम क्या था, जिसका कार्य था चालू परियोजनाओं की देखभाल, उनकी प्रगति और उनके विकास में आने वाली बाधाओं को दूर करने के सुझाव देना। मतलब केंद्रीय मॉनिटरिंग जो संगठन बनाया गया, उसका काम था कि जो भी सिंचाई से संबंधित परियोजनाएं चल रही हैं, उनकी प्रगति कैसी है, उनके विकास में यदि कोई परेशानी या रुकावट आ रही है तो उसको दूर कैसे कर सकते हैं। इसके बाद सिंचाई नीति में भूजल के गिरते हुए स्तर को देखते हुए भूजल के साधनों जैसे नलकूप, कुएं की खुदाई एवं पंप सेट के विकास को उच्च प्राथमिकता दी गई। उसके बाद आता है कि कमांड क्षेत्र के विकास को उच्च प्राथमिकता देते हुए 5वीं योजना में एकीकृत कमांड क्षेत्र का विकास कार्यक्रम लागू किया गया और कमांड क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई। इस प्राधिकरण का कार्य था कमांड क्षेत्र में जल एवं भूमि के प्रयोग के प्रबंध में सुधार करना, जिससे सिंचाई क्षमता का पूर्ण उपयोग किया जा सके। तो इस तरह से ये हुई भारत की सरकार की सिंचाई नीति। तो इस लेक्चर में हमारे जो क्वेश्चन हो सकते हैं वो है कि भारत में सिंचाई के साधनों का महत्व क्या है, क्यों भारत में सिंचाई साधनों की आवश्यकता है, इसके बाद सिंचाई साधनों का वर्गीकरण हम कैसे कर सकते हैं, और उसके बाद आता है कि भारत में सिंचाई के स्रोत कौन कौन से हैं। थैंक यू।